एक बार आसमान में देखो, ये इतने सारे सुंदर सितारे, कुछ चमक रहे हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं, पर शायद हमें उस स्टार की डेथ के बारे में पता ही नहीं लगा। तो कितना बड़ा है ये यूनिवर्स। इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक स्पेस क्राफ्ट है, एक ऐसी सुपर पावर स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, और अब तुम अर्थ से सीधा यूनिवर्स के एंड देखने निकल पड़े हो। लेकिन एक दिन, एक साल, हजारों साल, लाखों और करोड़ों साल बीत चुके हैं। तुमने ना जाने कितने स्टार, गैलेक्सीज पीछे छोड़ दिए, लेकिन अभी भी तुम्हारा सफ़र जारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा, क्या हम कभी यूनिवर्स के एंड तक पहुंच भी सकते हैं, या फिर मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या फिर यूनिवर्स का कोई एंड ही नहीं है। अगर एंड है तो कहाँ है, और अगर एंड नहीं है तो ये कितना बड़ा है। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं, ये मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है, और आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। सो वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ ट्रेमेंडस लर्निंग, जहां आज हम यूनिवर्स की कुछ मिस्ट्रीज और अनसुलझा रहस्यों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो फॉर गुड थॉट प्रोसेस प्लीज यूज हेडफोन। सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और अर्थ को इमेजिन करो। हमें लगता है ना, अर्थ बहुत बड़ा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। अर्थ का डायमीटर सिर्फ 12,742 किलोमीटर है। अब अर्थ के सामने सन को रखो और दोनों के साइज को कंपेयर करो, तो कैसा लगा? क्योंकि सिर्फ एक सन के अंदर ही 13 लाख अर्थ आ सकते हैं। अब सोचो, सन भी सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टार है, ना सबसे बड़ा ना सबसे पावरफुल, और हमारी मिल्की वे में ऐसे ही 100 से लेकर 400 बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद, और हमारे मिल्की वे को एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करने के लिए लाइट को भी 10 लाख साल लगते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि गैलेक्सी यूनिवर्स का एंड तो नहीं है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। 1995 में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हुबल एस्केप टेलीस्कोप को आसमान के एक ऐसे हिस्से की तरफ पॉइंट करा जहां पर पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल खाली स्पेस। कई दिनों तक टेलीस्कोप वहीं देखता रहा, और जब इमेज सामने आई तो साइंटिस्ट खुद हैरान रह गए, क्योंकि जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था वहां हजारों गैलेक्सी छुपी हुई थी, सिर्फ एक छोटे से डार्क पैच में। तो तब साइंटिस्ट को समझ आया कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि उसमें हजारों गैलेक्सी छुपी हुई हैं। उन हजारों गैलेक्सीज में न जाने कितने स्टार मौजूद हो, और कितने ही प्लैनेट्स उन स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आज के एस्टिमेशन के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हो सकती हैं। सिर्फ नंबर सुनकर ही दिमाग घूम जाता है ना, लेकिन अभी भी हम टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। अब आती है वो बात जो शायद तुम्हें सबसे ज़्यादा शॉक कर देगी। साइंटिस्ट कभी यह क्लेम नहीं करते कि उन्होंने पूरा यूनिवर्स देख लिया है, बल्कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देख सकते हैं। अब आप सोचोगे, ऐसा क्यों? यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर है, और लाइट की स्पीड लिमिटेड है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसलिए सिर्फ वही लाइट हम तक पहुंच पाई है जिसे इतना टाइम मिला है। लेकिन एक ट्विस्ट है, यूनिवर्स एक्सपेंड भी हो रहा है। इसी वजह से जिस यूनिवर्स को अभी हम देख सकते हैं उसका डायमीटर 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स नहीं, बल्कि अप्रोक्सीमेटली 93 बिलियन लाइट ईयर है। और उसके बाद क्या है, साइंस के पास अभी भी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। हो सकता है यूनिवर्स इन्फिनाइट हो, या फिर मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करते हो। लेकिन आप सोच रहे होगे कि रियल यूनिवर्स और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में डिफरेंस क्या है? तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, लेकिन जो लाइट बिग बैंग के बाद हमारे पास तक पहुंची, या फिर साइंटिस्ट द्वारा डिटेक्ट करी गई, उसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कंसीडर करते हैं। और रियल यूनिवर्स बहुत बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनाइट भी। उसके बाहर भी गैलेक्सीज, स्टार और कॉस्मिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन उसकी लाइट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है।
इसलिए हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है जो हम देख सकते हैं, जबकि रियल यूनिवर्स वो है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट तो करता है, चाहे हम उसे देख पाएं या फिर नहीं। लेकिन ये यूनिवर्स इतना बड़ा क्यों है और हम उसके सामने एक एटम के पार्टिकल से क्यों लगते हैं? आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट और इनक्रेडिबली डेंस स्टेट में था। इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा बॉम्ब खाली स्पेस में फटा था। साइंस के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम खुद इसी इवेंट के साथ शुरू हुए। इसी इवेंट को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, इस सवाल का अभी तक साइंस के पास कोई कंफर्म आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे करंट लॉज ऑफ फिजिक्स उस पॉइंट पर काम ही नहीं करते। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स ने बहुत ही तेजी से एक्सपेंड होना शुरू किया। इस इनिशियल फेज को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसमें यूनिवर्स एक सेकंड में बहुत ही छोटे फ्रैक्शन में अनइमेजिनेबल साइज तक एक्सपेंड हो गया। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, यूनिवर्स का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। पहले कुछ सेकंड्स में ये एनर्जी के बेसिक पार्टिकल जैसे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बने। क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। लगभग 3 मिनट बाद टेम्परेचर इतना कम हो गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर पहले एटम्स न्यूक्लियाई बने, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई थे। लेकिन यूनिवर्स अभी भी इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन उन न्यूक्लियाई के साथ स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे। इसलिए यूनिवर्स एक ग्लोइंग प्लाज्मा की तरह लग रहा था। लाइट भी फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकती थी। 3.8 लाख साल बाद यूनिवर्स और ठंडा हुआ। तब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर पहले न्यूट्रल एटम बन गए। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। तब लाइट पहली बार फ्रीली ट्रेवल कर सकी। हम इसी पुरानी लाइट को CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में डिटेक्ट करते हैं। ये बिग बैंग का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। और फिर लंबे समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम ने स्टार और गैलेक्सीज को जन्म दिया, और स्टार ने प्लेनेट और मून को जन्म दिया। तब से आज तक यूनिवर्स एक्सपेंड ही कर रहा है। किसी को नहीं पता और कितना एक्सपेंड होगा या फिर कितना एक्सपेंड हो चुका है। और अब हम वापस आते हैं अपने उसी सवाल पर कि आखिर यूनिवर्स कितना बड़ा है। सच ये है, आज की डेट में कोई भी साइंटिस्ट इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जो देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन उसके बाहर क्या है, ये अभी भी एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। हो सकता है यूनिवर्स इन्फिनाइट हो सकता है इसका कोई एंड ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि जिस यूनिवर्स को हम पूरी रियलिटी समझ रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। सोचो, अगर तुम यूनिवर्स के एस तक भी पहुंच जाओ और वहां से एक कदम भी आगे बढ़ाओ तो क्या होगा? क्या तुम किसी खाली जगह पर गिर जाओगे, या फिर तुम्हें एक और यूनिवर्स मिल जाएगा, या फिर बाहर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती? ये सवाल इतना अजीब है कि इनका जवाब देने के लिए हमें सिर्फ इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें फिजिक्स के नए लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। शायद इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि द मोस्ट इनकम्प्रेसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज़ कंप्रेंसिबल। यानी यूनिवर्स इतना मिस्टीरियस है, फिर भी हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हर साल नए टेलीस्कोप लॉन्च हो रहे हैं, हम और दूर तक देख पा रहे हैं, और जितना हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम यूनिवर्स को कितना कम जानते हैं। हर डिस्कवरी एक आंसर देती है, लेकिन उसके साथ 10 नए क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स और यूनिवर्स का एक्सपेंशन, ये सब एक ही पजल के पीसेस हैं। और शायद इन सब का कनेक्शन और ह्यूमन की क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स यूनिवर्स एक दिन हमें उस अल्टीमेट आंसर तक ले जाएगी। और जरा अपने बारे में भी सोचो, हम एक अर्थ जैसी प्लेनेट पर रहते हैं जो हर टाइम सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और सन जैसे कितने ही स्टार्स इस गैलेक्सीज में हैं, और हमारी गैलेक्सीज भी इन करोड़ों गैलेक्सीज में से एक है। तो देखा, हम पार्टिकल की तरह लगते हैं इस यूनिवर्स के सामने। लेकिन एक और बात उतनी ही अमेजिंग है कि इतने बड़े यूनिवर्स में शायद हम ही वो क्रिएचर हैं जो इस यूनिवर्स से सवाल पूछ सकते हैं, और शायद यही हमें स्पेशल बनाता है। हम स्टार से बने हैं, और वही स्टार हमारे थ्रू अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना।
क्योंकि यूनिवर्स बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे। सो जय हिंद, जय भारत।